गर्मी के दिन थे। बादशाह ने उसी फाल्गुन में सलीमा से नई शादी की थी। सल्तनत के सब झंझटों से दूर रहकर नई दुल्हन के साथ प्रेम और आनंद की कलोले करने वह सलीमा को लेकर कश्मीर के दौलत खाने में चले आए थे। रात दूध में नहा रही थी। दूर के पहाड़ों की चोटियां बर्फ से सफेद होकर चांदनी में बहार दिखा रही थी। आरामबाग के महलों के नीचे पहाड़ी नदी बल खाकर बह रही थी। मोती महल के एक कमरे में शमादान जल रहा था और उसकी खुली खिड़की के पास बैठी सलीमा रात का सौंदर्य निहार रही थी। खुले हुए बाल उसकी फिरोजी रंग की ओढ़नी पर खेल रहे थे। चिकन के काम से सजी और मोतियों से गुंथी हुई उस फिरोजी रंग की ओढ़नी पर कसी हुई कमखाप की कुर्ती और पन्नों की कमरपेटी पर अंगूर के बराबर बड़े मोतियों की माला झूम रही थी। सलीमा का रंग भी मोती के समान था। उसकी देह की गठन निराली थी। संगमरमर के समान पैरों में झरी के काम के जूते पड़े थे, जिन पर 2 हीरे धक धक चमक रहे थे। कमरे में एक कीमती ईरानी कालीन का फर्श बिछा था, जो पैर लगते ही हाथ भर धंस जाता था। सुगंधित मसालों से बने हुए शमादान जल रहे थे। कमरे में 4 पूरे कद के आईने लगे थे। संगमरमर के आधारों पर सोने चांदी के फूलदानों में ताजे फूलों के गुलदस्ते रखे थे। दीवारों और दरवाजों पर चतुराई से गुंथी हुई नागकेसर और चंपे की मालाएं झूल रही थी, जिनकी सुगंध से कमरा महक रहा था। कमरे में अनगिनत बहुमूल्य कारीगरों की देश विदेश की वस्तुएं क्रीने से सजी हुई थी। बादशाह 2 दिन से शिकार को गए थे। आज इतनी रात हो गई, अभी तक नहीं आए। सलीमा चांदनी में दूर तक आंखें बिछाए सवारों की गर्द देखती रही। आखिर उससे न रहा गया। वह खिड़की से उठकर अनमनी सी होकर मसंद पर आ बैठी। उम्र और चिंता की गर्मी जब उससे सहन न हुई, तब उसने अपनी चिकन की ओढ़नी भी उतार फेंकी और आप ही आप झुंझलाकर बोली, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अब क्या करूं? इसके बाद उसने पास रखी बीन उठा ली। 2-4 उंगली चलाई, मगर स्वर न मिला। उसने भुनभुना कर कहा, मर्दों की तरह यह भी मेरे वश में नहीं है। सलीमा ने उकताकर उसे रखकर दस्तक दी। एक बांदी दस्तबस्ता हाजिर हुई। बांदी अत्यंत सुंदरी और कमसिन थी। उसके सौंदर्य में एक गहरे विषाद की रेखा और नेत्रों में नैराश्य स्याही थी। उसे पास बैठने का हुक्म देकर सलीमा ने कहा, साकी, तुझे बीन अच्छी लगती है या बांसुरी? बांदी ने नम्रता से कहा, हुजूर जिसमें खुश हो। सलीमा ने कहा, पर तू किसमें खुश है? बांदी ने कंपित स्वर में कहा, सरकार बांदियों की खुशी ही क्या। क्षण भर सलीमा ने बांदी के मुंह की तरफ देखा। वैसा ही विषाद, निराशा और व्याकुलता का मिश्रण हो रहा था। सलीमा ने कहा, मैं क्या तुझे बांदी की नजर से देखती हूँ? नहीं, हजरत की तो लौंडी पर खास मेहरबानी है। तब तू इतनी उदास, झिझकी हुई और एकांत में क्यों रहती है? जब से तू नौकर हुई है, ऐसा ही देखती हूँ। अपनी तकलीफ मुझसे तो कह प्यारी साकी। इतना कहकर सलीमा ने उसके पास खिसक कर उसका हाथ पकड़ लिया। बांदी कांप गई, पर बोली नहीं। सलीमा ने कहा, कस्मिया, तू अपना दर्द मुझसे कह। तू इतनी उदास क्यों रहती है? बांदी ने कंपित स्वर में कहा, हुजूर क्यों इतनी उदास रहती हैं? सलीमा ने कहा, इधर जहां पनाह कुछ कम आने लगे हैं, इससे तबीयत जरा उदास रहती है। बांदी, सरकार, प्यारी चीज न मिलने से इंसान को उदासी आ ही जाती है। अमीर और गरीब, सभी का दिल तो दिल ही है। सलीमा हंसी। उसने कहा, समझी, अब तू किसी को चाहती है? मुझे उसका नाम बता, उसके साथ तेरी शादी करा दूंगी। साकी का सिर घूम गया। एकाएक उसने बेढम की आंखों से आंख मिलाकर कहा, मैं आपको चाहती हूँ।
सलीमा हंसते हंसते लौट गई। उस मदमाती हंसी के वेग में उसने बांदी का कंपन नहीं देखा। बांदी ने वंशी लेकर कहा, क्या सुनाऊं? बेगम ने कहा, ठहर, कमरा बहुत गर्म मालूम देता है। इसके तमाम दरवाजे और खिड़कियां खोल दे, चिरागों को बुझा दे, चटती चांदनी का लुत्फ उठाने दे और फूल मालाएं मेरे पास रख दे। बांदी उठी। सलीमा बोली, सुन, पहले एक गिलास शरबत दे, बहुत प्यासी हूँ। बांदी ने सोने के गिलास में खुशबूदार शरबत बेगम के सामने ला धरा। बेगम ने कहा, उफ, यह तो बहुत गर्म है, क्या इसमें गुलाब नहीं दिया? बांदी ने नम्रता से कहा, दिया तो है सरकार। अच्छा, इसमें थोड़ा सा इस्तंबुल और मिला। साकी गिलास लेकर दूसरे कमरे में चली गई। इस्तंबुल मिलाया और भी एक चीज मिलाई। फिर वह सुवासित मदिरा का पात्र बेगम के सामने ला धरा। एक ही सांस में उसे पीकर बेगम ने कहा, अच्छा, अब सुना। तूने कहा कि मुझे प्यार करती है, सुना, कोई प्यार का गाना सुना। इतना कह और गिलास को गलीचे पर लुढ़काकर मदमाती मसंद पर खुद लुढ़क गई और रस भरे नेत्रों से साकी की ओर देखने लगी। साकी ने वंशी का सुर मिलाकर गाना शुरू किया। दुखवा मैं कासे कहूँ मोरी सजनी। बहुत देर तक साकी की वंशी और कंठध्वनि कमरे में घूम घूम कर रोती रही। धीरे धीरे साकी खुद रोने लगी। सलीमा मदिरा और यौवन के नशे में होकर झूमने लगी। गीत खत्म करके साकी ने देखा, सलीमा बेसुध पड़ी है। शराब की तेजी से उसके गाल एकदम सुर्ख हो गए हैं और तांबूल राग रंजित होंठ रह रह कर फड़क रहे हैं। सांस की सुगंध से कमरा महक रहा है, जैसे मंद पवन से कोमल पत्ती कांपने लगती है। उसी प्रकार सलीमा का वक्षस्थल धीरे धीरे कांप रहा है। प्रस्वेद की बूंदें ललाट पर दीपक के उज्जवल प्रकाश में मोतियों की तरह चमक रही हैं। वंशी रखकर साकी क्षण भर बेगम के पास आकर खड़ी हुई। उसका शरीर कांपा, आंखें जलने लगी, कंठ सूख गया। वह घुटने के बल बैठकर बहुत धीरे धीरे अपने आंचल से बेगम के मुख का पसीना पोंछने लगी। इसके बाद उसने झुककर बेगम का मुंह चूम लिया। इसके बाद ज्यों ही उसने अचानक आंख उठाकर देखा, खुद दीन दुनिया के मालिक शाहजहां खड़े उसकी यह करतूत अचरज और क्रोध से देख रहे हैं। साकी को सांप डस गया। वह हदबुद्धि की तरह बादशाह का मुंह ताकने लगी। बादशाह ने कहा, तू कौन है और यह क्या कर रही थी? साकी चुप खड़ी रही। बादशाह ने कहा, जवाब दे। साकी ने धीमे स्वर में कहा, जहांपनाह। कनीज अगर कुछ जवाब न दे तो? बादशाह सन्नाटे में आ गए। बांदी की इतनी स्पर्धा। उन्होंने कहा, मेरी बात का जवाब नहीं? अच्छा, तुझे नंगी करके कोड़े लगाए जाएंगे। साकी ने कंपित स्वर में कहा, मैं मर्द हूँ। बादशाह की आंखों में सरसों फूल उठी। उन्होंने अग्निमय नेत्रों से सलीमा की ओर देखा। वह बेसुध पड़ी सो रही थी। उसी तरह उसका भरा यौवन खुला पड़ा था। उसके मुंह से निकला, उफ फाहिशा, और तत्काल उनका हाथ तलवार की मूठ पर गया। फिर नीचे को उन्होंने घूमकर कहा, दोज़ख के कुत्ते, तेरी यह मजाल। फिर कठोर स्वर से पुकारा, मादूम। क्षण भर में एक भयंकर रूप वाली तातारी औरत बादशाह के सामने अदब से आ खड़ी हुई। बादशाह ने हुक्म दिया, इस मरदूत को तहखाने में डाल दे ताकि बिना खाए पिए मर जाए। मादूम ने अपने कर्कश हाथों में युवक का हाथ पकड़ा और ले चली। थोड़ी देर में दोनों लोहे के एक मजबूत दरवाजे के पास आ खड़े हुए। तातारी बांदी ने चाबी निकालकर दरवाजा खोला और कैदी को भीतर ढकेल दिया। कोठरी की गज कैदी का बोझा ऊपर पड़ते ही कांपती हुई नीचे को धसकने लगी। प्रभात हुआ। सलीमा की बेहोशी दूर हुई। चौंक कर उठ बैठी।
बाल सवारे, ओढ़नी ठीक की और चोली के बटन कसने को आईने के सामने जा खड़ी हुई। खिड़कियां बंद थी। सलीमा ने पुकारा, साकी, प्यारी साकी, बड़ी गर्मी है, जरा खिड़की तो खोल दे। निगोड़ी नींद ने तो आज जब ढा दिया। शराब कुछ तेज थी। किसी ने सलीमा की बात न सुनी। सलीमा ने जरा जोर से पुकारा, साकी। जवाब न पाकर सलीमा हैरान हुई। वह खुद खिड़कियां खोलने लगी, मगर खिड़कियां बाहर से बंद थी। सलीमा ने विस्मय से मन ही मन कहा, क्या बात है? लौंडिया सब क्या हुई? वह द्वार की तरफ चली। देखा, एक तातारी बांधी नंगी तलवार लिए पहरे पर मुस्तैद खड़ी है। बेगम को देखते ही उसने सिर झुका लिया। सलीमा ने क्रोध से कहा, तुम लोग यहाँ क्यों हो? बादशाह के हुक्म से। क्या बादशाह आ गए? जी हाँ। मुझे इत्तला क्यों नहीं की? हुक्म नहीं था। बादशाह कहाँ है? जीनत महल के दौलत खाने पर। सलीमा के मन में अभिमान हुआ। उसने कहा, ठीक है, खूबसूरती की हाट में जिनका कारोबार है, मोहब्बत को क्या समझेंगे? तो अब जीनत महल की किस्मत खुली। तातारी स्त्री चुपचाप खड़ी रही। सलीमा फिर बोली, मेरी साकी कहाँ है? कैद में। क्यों? जहाँ पनाह का हुक्म था। उसका कसूर क्या था? मैं अर्ज नहीं कर सकती। कैदखाने की चाबी मुझे दे, मैं अभी उसे छुड़ाती हूँ। आपको अपने कमरे से बाहर जाने का हुक्म नहीं है। तब क्या मैं भी कैद हूँ? जी हाँ। सलीमा की आंखों में आंसू भर आए। वह लौटकर मसंद पर पड़ गई और फूट फूट कर रोने लगी। कुछ ठहरकर उसने एक खत लिखा, हुजूर, मेरा कसूर माफ फरमावे। दिन भर की थकी होने से ऐसी बेसुध सो गई कि हुजूर के इस्तकबाल में हाजिर न रह सकी, और मेरी उस प्यारी लौंडी की भी जामबख्शी की जाए। उसने हुजूर के दौलत खाने में लौट आने की इत्तला मुझे वाजबी तौर पर न देकर बेशक भारी कसूर किया है, मगर वह नहीं, कमसिन, गरीब और दुखिया है। कनीज। सलीमा। चिट्ठी बादशाह के पास भेज दी गई। बादशाह की तबीयत बहुत नासाज थी। तमाम हिंदुस्तान के बादशाह की औरत फाहिशा निकले। बादशाह अपनी आंखों से परपुरुष को उसका मुंह चूमते देख चुके थे। वह गुस्से से तलमला रहे थे और गम थलत करने को अंधाधुंध शराब पी रहे थे। जीनत महल मौका देखकर सौतियाडाह का बुखार निकाल रही थी। तातारी बांदी को देखकर बादशाह ने आग बबूला होकर कहा, क्या लाई हो? बांदी ने दस्तबस्ता अर्ज की, खुदाबंद, सलीमा बीबी की अर्जी है। बादशाह ने गुस्से से होंठ चबाकर कहा, उससे कह दे कि मर जाए। इसके बाद खत में एक ठोकर मारकर उन्होंने उधर से मुंह फेर लिया। बांदी लौट आई। बादशाह का जवाब सुनकर सलीमा धरती पर बैठ गई। उसने बांदी को बाहर जाने का हुक्म दिया और दरवाजा बंद करके फूट फूट कर रोई। घंटों बीत गए, दिन छिपने लगा। सलीमा ने कहा, हाय, बादशाहों की बेदम होना भी बदनसीबी भी है। इंतजारी करते करते आंख फूट जाए, मिन्नतें करते करते जबान घिस जाए, अदब करते करते जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाए, फिर भी इतनी सी बात पर कि मैं जरा सो गई, उनके आने पर जाग न सकी, इतनी सजा, इतनी बेइज्जती, तब मैं बेदम क्या हुई? जीनत और बांदिया सुनेंगी तो क्या कहेंगी? इस बेइज्जती के बाद मुंह दिखाने लायक कहाँ रही? अब तो मरना ही ठीक है। अफसोस, मैं किसी गरीब की औरत क्यों न हुई। धीरे धीरे स्त्रीत्व का तेज उसकी आत्मा में उदय हुआ। गर्व और दृढ़ प्रतिज्ञा के चिन्ह उसके नेत्रों में छा गए। वह सापनी की तरह चपेट खाकर उठ खड़ी हुई। उसने एक और खत लिखा, दुनिया के मालिक,
आपकी बीवी और कनीज होने की वजह से आपके हुक्म को मानकर मरती हूँ। इतनी बेइज्जती पाकर एक मलिका का मरना ही मुनासिब है, मगर इतने बड़े बादशाह को औरतों को इस कदर नाचीज तो न समझना चाहिए कि अदनासी बेवकूफी की इतनी बड़ी सजा दी जाए। मेरा कसूर तो इतना ही था कि मैं बेख पर सो गई थी। खैर, फिर एक बार हुजूर को देखने की ख्वाहिश लेकर मरती हूँ। मैं उस पाक परवरदिगार के पास जाकर अर्ज करूंगी कि वह मेरे शौहर को सलामत रखें। सलीमा खत को इत्र से सुवासित करके ताजे फूलों के एक गुलदस्ते में इस तरह रख दिया जिससे किसी की उस पर नजर न पड़ जाए। इसके बाद उसने जवाहर की पेटी से एक बहुमूल्य अंगूठी निकाली और कुछ देर तक आंख गड़ागड़ा कर उसे देखती रही, फिर उसे चाट गई। बादशाह शाम की हवाखोरी को नजरबाग में टहल रहे थे। 2-3 खोजे घबराए हुए आए और चिट्ठी पेश करके अर्ज की, हुजूर, जब हो गया। सलीमा बीबी ने जहर खा लिया और वह मर रही हैं। क्षण भर में बादशाह ने खत पढ़ लिया। झपटे हुए महल में पहुँचे। प्यारी दुल्हन सलीमा जमीन पर पड़ी है, आंखें ललाट पर चढ़ गई हैं, रंग कोयले के समान हो गया है। बादशाह से रहा न गया। उन्होंने घबरा कर कहा, हकीम, हकीम को बुलाओ। कई आदमी दौड़े। बादशाह का शब्द सुनकर सलीमा ने उनकी तरफ देखा और धीमे स्वर में कहा, जह किस्मत। बादशाह ने नजदीक बैठकर कहा, सलीमा, बादशाह की बेदम होकर तुम्हें यही लाजिम था? सलीमा ने कष्ट से कहा, हुजूर, मेरा कसूर मामूली था। बादशाह ने कड़े स्वर में कहा, बदनसीब, शाही स्नानखाने में मर्द को भेष बदल कर रखना मामूली कसूर समझती है? कानों पर यकीन कभी न करता, मगर आंखों देखी को झूठ मान लूं? जैसे हजारों बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने से आदमी तड़पता है, उसी तरह तड़प कर सलीमा ने कहा, क्या? बादशाह डरकर पीछे हट गए। उन्होंने कहा, सच कहो, इस वक्त तुम खुदा की राह पर हो। यह जवान कौन था? सलीमा ने अचकचाकर पूछा, कौन जवान? बादशाह ने गुस्से से कहा, जिसे तुमने साकी बनाकर अपने पास रखा था। सलीमा ने घबराकर कहा, है? क्या वह मर्द है? बादशाह, तो क्या तुम सचमुच यह बात नहीं जानती? सलीमा के मुंह से निकला, या खुदा। फिर उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। वह सब मामला समझ गई। कुछ देर बाद बोली, खाविंद, तब तो कुछ शिकायत ही नहीं। इस कसूर की तो यही सजा मुनासिब थी। मेरी बदगुमानी माफ फरमाई जाए। मैं अल्लाह के नाम पर पड़ी कहती हूँ, मुझे इस बात का कुछ भी पता नहीं है। बादशाह का गला भराया। उन्होंने कहा, तो प्यारी सलीमा, तुम बेकसूर ही चली। बादशाह रोने लगे। सलीमा ने उनका हाथ पकड़कर अपनी छाती पर रखकर कहा, मालिक मेरे, जिसकी उम्मीद न थी, मरते वक्त वह मजा मिल गया। कहा सुना माफ हो, एक अर्ज लौंडी की मंजूर हो। बादशाह ने कहा, जल्दी कहो सलीमा। सलीमा ने साहस से कहा, उस जवान को माफ कर देना। इसके बाद सलीमा की आंखों से आंसू बह चले और थोड़ी ही देर में ठंडी हो गई। बादशाह ने घुटनों के बल बैठकर उसका ललाट चूमा और फिर बालक की तरह रोने लगा। जबकि अंधेरे और सर्दी में युवक भूखा प्यासा पड़ा था। एकाएक घोर चीत्कार करके किवाड़ खुले। प्रकाश के साथ ही एक गंभीर शब्द तहखाने में भर गया, बदनसीब नौजवान, क्या होशहवास में है? युवक ने तीव्र स्वर से पूछा, कौन? जवाब मिला, बादशाह। युवक ने कुछ भी अदब किए बिना कहा, यह जगह बादशाहों के लायक नहीं है। क्यों तशरीफ लाए हैं? तुम्हारी कैफियत नहीं सुनी थी, उसे सुनने आया हूँ। कुछ देर चुप रहकर युवक ने कहा, सिर्फ सलीमा को झूठी बदनामी से बचाने के लिए कैफियत देता हूँ। सुनिए, सलीमा जब बच्ची थी
मैं उसके बाप का नौकर था। तभी से मैं उसे प्यार करता था। सलीमा भी प्यार करती थी, पर वह बचपन का प्यार था। उम्र होने पर सलीमा पर्दे में रहने लगी और फिर वह शाहनशाह की बेदम हुई, मगर मैं उसे भूल न सका। 5 साल तक पागल की तरह भटकता रहा। अंत में भेष बदलकर बांदी की नौकरी कर ली। सिर्फ उसे देखते रहने और खिदमत करके दिन गुजार देने का इरादा था। उस दिन उज्जवल चांदनी, सुगंधित पुष्पराशि, शराब की उत्तेजना और एकांत ने मुझे बेबस कर दिया। उसके बाद मैंने आंचल से उसके मुख का पसीना पोंछा और मुंह चूम लिया। मैं इतना ही ख्तावार हूँ। सलीमा इसकी बाबत कुछ भी नहीं जानती। बादशाह कुछ देर चुपचाप खड़े रहे। उसके बाद वह दरवाजे बंद किए बिना ही धीरे धीरे चले गए। सलीमा की मृत्यु को 10 दिन बीत गए। बादशाह सलीमा के कमरे में ही दिन रात रहते हैं। सामने नदी के उस पार पेड़ों के झुरमुट में सलीमा की सफेद कब्र बनी है। जिस खिड़की के पास सलीमा बैठी उस दिन रात को बादशाह की प्रतीक्षा कर रही थी, उसी खिड़की में, उसी चौकी पर बैठे हुए बादशाह उसी तरह सलीमा की कब्र दिन रात देखा करते हैं। किसी को पास आने का हुक्म नहीं। जब आधी रात हो जाती है तो उस गंभीर रात्रि के सन्नाटे में एक मर्म भेदिनी गीत ध्वनि उठ खड़ी होती है। बादशाह साफ साफ सुनते हैं, कोई करुण कोमल स्वर में गा रहा है, दुखवा मैं का से कहूँ मोरी सजनी। स्रोत पुस्तक हिंदी कहानियाँ, पृष्ठ 85, संपादक ज्ञानेंद्र कुमार, रचनाकार आचार्य चतुरसेन शास्त्री, प्रकाशन लोक भारती प्रकाशन, संस्करण 1977।